दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का तीसरा मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको विज्ञान के सभी चैप्टर का रिवीजन करना है तो इस मॉडल पेपर को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर से इसमें प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों टोटल इसमें 48 प्रश्न इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि 48 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। और दोस्तों जैसे ही हम प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाएंगे तो आपको पढ़ करके उसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में देते जाना है और लास्ट में बताना है कि आपको 48 में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे, यानी कि आपका तैयारी है वो किस तरह का है। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि विज्ञान में आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाता है और टोटल यह 48 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम लोग सेक्शन 1 देखते हैं। तो देखिए सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। दोस्तों लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2। यानी कि दोस्तों कोई भी लेंस होगा, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, उसमें मुख्य फोकस कितना होगा तो 2 होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और दोस्तों आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है आँख व्यवहार होता है। दोस्तों आँख है वो किसकी तरह व्यवहार होता है, तो देखिए आपको आंसर दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण की तरह, बी है उत्तल लेंस की तरह, सी है समतल दर्पण की तरह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मानव का नेत्र है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। देखिए कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है। यानी कि दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का उपयोग होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रिज्म। चलिए उसके बाद देखते हैं पाँचवा प्रश्न। देखिए पाँचवा प्रश्न कहता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। कहता है कि रेटिना पर वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए में परितारका, बी है पश्चिमाभि पेशियाँ, सी है अभिनेत्र लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिनेत्र लेंस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट है, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को आपको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले देखिए आपको वोल्टेज दिया हुआ है कितना, तो वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट। दोस्तों वोल्टेज आपको दिया हुआ है, उसके बाद आपको पावर दिया हुआ है, कितना पावर दिया हुआ है, तो आपको पावर दिया हुआ है 100 वाट। और पूछा क्या गया है, प्रतिरोध। तो आर बराबर डायरेक्टली फार्मूला आपको याद रखना है क्या चीज़, वी स्क्वायर बटा पी। अब देखिए वी कितना है, तो वी यहाँ पर है 220, तो यहाँ पर 220 का स्क्वायर कितना होगा, तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 484 और नीचे क्या हो जाएगा 00, इतना आ जाएगा। उसके बाद नीचे कितना है 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल, बच जाएगा कितना 484 ओम। और दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आपको इस तरह से बनाना है। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न। देखिए कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों ए मीटर यानी कि ए मीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में हम लोग
किस तरह से जोड़ते हैं। तो दोस्तों एमीटर को जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है उसको हम लोग किसी भी परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, यानी कि इस तरह से जोड़ते हैं बैटरी के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों विद्युत मोटर है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यही आपको बताना है। तो देखिए विद्युत मोटर में क्या होता है कि जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वह घूमना स्टार्ट करता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, यानी कि वह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए कहता है विद्युत फ्यूज बचाता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज हमको किस चीज़ से बचाता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है में अति भारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, बी है लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, और सी है दोनों से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों से, यानी कि यह अति भारण और लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से हमें बचाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों जिस युक्ति के द्वारा विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जनित्र, या फिर इसी को इंग्लिश में जनरेटर कहा जाता है, या फिर डायनेमो भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो डायनेमो भी हमारा आंसर हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न। कहता है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। दोस्तों कहता है ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य को, यानी कि सन को ऊर्जा का अनंत स्रोत माना जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 13वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। दोस्तों ये प्रश्न को हम कल बता चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा, 15 किलोमीटर पर हावर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है CaCO3 और यह अभिक्रिया करके क्या बनता है, CaO प्लस CO2। कहता है कि उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि CaCO3 है वो 2 भागों में अपघटित हो रहा है, यानी कि यह कैसी अभिक्रिया है, तो अपघटन अभिक्रिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों जब हम लोग श्वसन करते हैं यानी कि श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है उसमें बाहर निकलता है, यानी कि ऊष्मा का क्षेपण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं यानी कि यह जो भूरा रंग का धुआं होता है वह किस चीज़ का होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिएगा तो ज़्यादातर जगह पर इसका आंसर गलत दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NO2 का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों यह 100% सही है, इस पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन लवण है। दोस्तों इसमें से कौन लवण है, तो देखिए आपको दिया हुआ ऑप्शन HCl, बी है NaOH, सी है K2SO4 और डी है NH4OH। अब बताइए कि इसमें लवण कौन है, तो इसमें लवण हो जाएगा K2SO4, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि धोने वाला सोडा जो होता है उसी को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, और कठोर जल को मृदु बनाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है लोहे का परमाणु संख्या है। दोस्तों लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि लोहे का परमाणु संख्या होता है 26, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 20वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि जस्ता यानी कि जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में से कौन सा गैस बनता है। तो दोस्तों इसमें आपको कंसेप्ट ध्यान देना है। देखिए जस्ता क्या है, तो जस्ता है वो धातु है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तो यह एक प्रकार का अम्ल है। तो जब धातु को कोई अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसको आपको याद रखना है कि जब धातु को हम लोग अगर अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक, आपको यहाँ पर जस्ता की जगह पर दूसरा धातु दे देगा, यहाँ पर दूसरा अम्ल दे देगा, फिर भी आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। तो इस तरह के प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन, कहता निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए आपको कॉपर, उसके बाद Hg यानी कि मरकरी, उसके बाद Ag यानी कि सोना, और Ag यानी कि चांदी, और Au यानी कि औरम सोना। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा कॉपर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन किसको कहा जाता है, तो देखिए जब इस तरह के परख नली में कोई अम्ल या कुछ भी इसमें दे करके और इसमें विद्युत अपघटन कराया जाता है, इसमें पॉजिटिव जोड़ दिया, इसमें नेगेटिव जोड़ दिया, तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर मुक्त होगा, यानी कि जब इसमें अम्ल भर दिया जाए H2SO4 या कुछ भी इसमें भर दिया जाए और इसमें इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, देखिए इस तरह से, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर मुक्त होगा, तो दोस्तों एनोड पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनोड पर मुक्त होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन। देखिए कहता है हाइड्रोकार्बन कौन है। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन कौन है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है H2O, बी है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज दिया हुआ है, और दोस्तों ग्लूकोज क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां क्वेश्चन को। देखिए कहता है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों COOH को क्या कहा जाता है, तो अम्ल कहा जाता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन को। देखिए कहता है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी तत्व का जो धातुई गुण होगा वो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्षारीय धातु, यानी कि अल्कली मेटल भी इसको कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कृत्रिम ब्रिक यानी कि कृत्रिम जो किडनी होता है, कहता है कि किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन। देखिए कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उपचयन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। दोस्तों प्रकृति में यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन क्रिया से, बी है प्रकाश संश्लेषण से, सी है अपघटन से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन का संतुलन यानी कि ऑक्सीजन का बैलेंस है वो कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 30वां क्वेश्चन। कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो दोस्तों जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो साफ जल में रहता है। देखिए साफ जल में कैसे रहता है, तो यह अगर डेंगू मच्छर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी 30वां का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ये होगा साफ जल। अब देखिए साफ जल में कैसे रहता है, तो दोस्तों अगर डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर अगर गंदा जल में अगर अंडा देता है तो वो अंडा मतलब कि
उसका अंडा है वो समाप्त हो जाता है, मर जाता है। इसलिए डेंगू उत्पन्न करने वाला डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है वो साफ जल में रहता है। अब देखिए इसी का उल्टा पूछ दिया, अगर मलेरिया उत्पन्न करने वाला, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला हो जाएगा गंदा जल। इसलिए दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हमारा आपका उत्तर क्या होगा, साफ जल होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 30वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। अब देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में पेप्सिन, बी है एड्रीनलिन, सी है ऑक्सिन और डी है टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों पादप हार्मोन कौन हो जाएगा, तो पादप हार्मोन है ऑक्सिन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। दोस्तों कहता है कि निम्न से कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में ऑक्सिन, बी है जिबरेलिन, सी है साइटोकाइनिन और डी है सभी। तो दोस्तों इस केस में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि तीनों हार्मोन है वो कोशिका दीर्घन और कोशिका विभाजन में सहायक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है तंत्रिका कोशिका कहलाती है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा न्यूरॉन को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 34 नंबर सवाल। कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों अंडाणु है वो कहाँ निषेचित होता है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लोपियन ट्यूब में, यानी कि फ्लोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों मानव मादा में कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो देखिए अंडाशय, तो अंडाशय है, गर्भाशय ये भी है, शुक्रवाहिका, दोस्तों शुक्रवाहिका है वो मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। उसके बाद डिम्बी वाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है शुक्राणु बनता है। दोस्तों शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु है वो वृष्ण में बनता है। कहाँ बनता है, वृष्ण में बनता है। आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए 37वां सवाल। कहता है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब बताइए आपको लिए एक सवाल है कि जो ओजोन परत होता है वो O3 गैस से बना रहता है, यानी कि ओजोन परत है वो ओजोन के अणु से बना रहता है, O3 से। अब देखिए ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली किस किरण से हमको बचाव करता है, यानी कि सूर्य से आने वाली किस किरण से हमको बचाव करता है, उस किरण का नाम आपको जल्दी से कमेंट करना है। आपको वहाँ पर लिख देना है पूरे डिटेल में कि सूर्य से आने वाली इस किरण से हमको ओजोन गैस बचाता है। और दोस्तों जो स्टूडेंट, यानी कि जो 10 स्टूडेंट इसका सबसे पहले जवाब देंगे उसका नाम हम अपने कम्युनिटी पे शेयर करेंगे। इससे पहले हम बहुत बार शेयर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग टॉप 10 में आना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सूर्य से आने वाली किस किरण से हमको ओजोन जो परत है वो हमको बचाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 39वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो देखिए लिखा हुआ है सूखे घास पत्ते, बी है पॉलीथीन बैग, सी है रबर और डी है प्लास्टिक की बोतलें। तो दोस्तों इसमें कौन अपघटित हो सकता है, तो इसमें घास पत्ते हैं वो अपघटित हो सकता है, बाकी रबर पॉलीथीन बैग ये सब अपघटित नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। दोस्तों भूमिगत जल का उदाहरण कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है नदी, उसके बाद बी दिया हुआ है कुआं, सी है तालाब और डी है समुद्र। अब बताइए कि इसमें कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर कुआं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 41वां क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास करने का मतलब हुआ ऑक्सीजन का निकलना। तो दोस्तों कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में उपचयन, बी है अपचयन, सी है संक्षारण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। ये दोनों प्रश्न को आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए।
चलिए उसके बाद देखते हैं 42वां क्वेश्चन। कहता है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए वैश्विक ऊष्मन क्या होता है, तो दोस्तों वैश्विक ऊष्मन को इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस है, वो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। दोस्तों पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, तो पीतरस है वो यकृत से स्रावित होता है। और कहाँ संचित होता है, यहाँ पर देखिए स्रावित है, अगर पूछ देगा कि पीतरस कहाँ संचित होता है तो वह पित्ताशय में संचित होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, वह पित्ताशय में संचित होता है। और कहाँ से स्रावित होता है, तो वह यकृत से स्रावित होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो इसमें आपको आंसर कहीं पे आँख का रंग मिलेगा, कहीं पे चमड़ी का रंग मिलेगा, कहीं पे शरीर का आकार मिलेगा, कहीं पे बाल की प्रकृति मिलेगा। आप गूगल पर भी खोज लीजिए, इसका आंसर है वो सभी जगह अलग अलग आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आँख का रंग। दोस्तों आँख का रंग है वो वंशागत अभिलक्षण नहीं है। और दोस्तों ये 100% सही है, इसको आप लोग ट्रस्ट करके याद कर सकते हैं। और बाकी जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं यानी कि अगर आपको चमड़े का रंग यानी कि ये सब आपको अगर याद है तो उसको भुला जाइए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आँख का रंग। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर समूह की संख्या कितना है, 7 है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है, तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन का कितना अणु है, तो देखिए ऑक्सीजन का कितना अणु है, 6 अणु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। दोस्तों शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का pH मान होता है 7। उसके बाद देख लीजिए 48वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका देखिए आंसर क्या हो सकता है। कहता है कि किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 48 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब आप कमेंट में बताइए कि 48 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। दोस्तों आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा या कम बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।